जी, पाकिस्तान और इंडिया की वार है जी। इस जंग में क्या होता है, इस जंग में नुकसान कितना पाकिस्तान का होता है, इंडिया का कितना नुकसान होता है। इस जंग में ओवरऑल मतलब कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, मतलब या कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस जंग में, मतलब ये चीज़ें हम ना डिस्कस करेंगे कि इस जंग का मेन पर्पस क्या है। देखें जी, काज़िस लिखी हुई है, इस जंग की काज थी पहली कश्मीर इशू। कश्मीर इशू में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 1930 में जो इंडिया से जो एक हिंदू होता है जी, उसका नाम होता है जी डोगरा। हिंदू एक राजा होता है, उसका नाम हिंदू डोगरा राजा होता है जी। वो क्या करता है जी कि अंग्रेज़ों से कश्मीर ख़रीद लेता है। कश्मीर 30 लाख रुपए में ख़रीदा जाता है। फिर उसके बाद कश्मीर को जब ख़रीद लिया जाता है तो हिंदू डोगरा राजा वहाँ पे जुल्म सितम करना शुरू कर देता है। इतने जुल्म सितम होते हैं कि ये जुल्म सितम का इंतहा हो जाती है जुल्म सितम की। इतने में जो कश्मीर के मुहाजिरीन होते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करते हैं, और इन जो मुजाहिदीन होते हैं इनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। ये कहते हैं जी कि हमें जो है ना इस हिंदू राजा से आज़ादी मिल जाए। इतने में ये जो है ना लोग आज़ादी की कोशिश कर रहे होते हैं कि 1947 का टाइम आता है, तो 47 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग-अलग मुल्क बन जाते हैं। ये दोनों मुल्क जो होते हैं, अब इन दोनों ममालिक में क्या होता है जी कि एक पॉइंट की बात ये बता दी जाती है कि ये दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाएंगे। जो इनके अलावा 635 रियासतें होंगी, जैसे कश्मीर है, हैदराबाद है, दक्कन है, ठीक है, जूनागढ़ है, ये रियासतें जो हैं इनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी। चाहे तो वो इंडिया के साथ मिल जाएं, चाहे तो वो आज़ाद हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिल लें। अभी सारी की सारी रियासतें फ़ैसला कर देती हैं। कुछ रियासतें सोच रही होती हैं कि हम इंडिया के साथ मिल लें या हम पाकिस्तान के साथ मिलें या हम आज़ाद रहें। कश्मीर जो होता है, यहाँ का जो राजा होता है, ये आज़ादी की ख्वाहिश कर रहा होता है। ये कहता है जी कि हमने कश्मीर इंडिया के साथ में भी नहीं मिलना, हमने पाकिस्तान के साथ, हमने अपना अलहदा मुल्क बनाना है, ये सोच रहा होता है। लेकिन क्या होता है जी कि इंडिया जो है कश्मीर पे हमला करके कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेता है। जब इंडिया कब्ज़ा कर लेता है देन क्या होता है जी कि इंडिया अभी कब्ज़ा करने के बाद इंडिया का जो नेक्स्ट प्लान होता है वो ये होता है कि इंडिया जो है वो मतलब अभी कश्मीर में पाँव जमाने की कोशिश करता है। जब पाँव जमाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तानी फोर्सेस पहले से इंडिया में 1930 से फ्रीडम फाइटर लड़ रहे होते हैं कश्मीर की लड़ाई में। तो इतने में जब इंडिया कब्ज़ा करता है तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस भी इंडिया कश्मीर में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं, और ये एक 1948 की जंग शुरू हो जाती है। और इस जंग में क्या होता है जी कि पाकिस्तान कई ज़्यादा कब्ज़े पे ना कब्ज़ा कर लेता है इंडिया के कश्मीर के कब्ज़े पे। कई आधे से ज़्यादा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास आ जाता है। बाकी हिस्सा भी पाकिस्तान लेने वाला होता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, वो चले जाते हैं क्या नाम है उसका, यूएनओ के पास। जब वो यूएनओ के पास जाते हैं तो क्या होता है जी कि यूएनओ कह देता है जी कि हम पाकिस्तान अपने फोर्सेस को जहाँ पे है वहाँ पे रोक लें। कश्मीर का जो मसला है वो प्लेबिसाइड के थ्रू हल होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्लेबिसाइड कहते हैं जिसमें किसी आवाम के से पूछना, किसी इलाके की आवाम से पूछना कि आप किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं या किसी मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, उसको कहते हैं प्लेबिसाइड। एक होती है रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है अपनी आवाम से पूछना कि मैं मतलब बीइंग पाकिस्तानी, मैं आपसे राय लूँगा कि यार इलेक्शन में कि आप अगर मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो आप मुझे वोट दें। ये जो वोट होंगे इस इलेक्शन को रेफरेंडम कहेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि मतलब कश्मीर में इलेक्शन हो तो कश्मीर में लोगों की राय जानने के लिए कहा जाए कि आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो इंडिया के हक़ में फेवर में वोट दें, या पाकिस्तान के साथ मिलने जाए तो पाकिस्तान के फेवर में वोट दें, या आप अलहदा रहना चाहते हैं तो फिर भी वोट दें। इस किस्म के जो इलेक्शन होते हैं इनको प्लेबिसाइड कहते हैं, ठीक है।
अभी पाकिस्तान जो है ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब उतर जाते हैं यूएनओ में, तो यूएनओ कह देता है जी कि कश्मीर का मसला प्लेबिसाइड के थ्रू हल होगा, और हुक्म दे दिया जाता है दिसंबर 31 1948 को कि इंडिया और पाकिस्तान जहाँ जहाँ पे इन दोनों की फोर्सेस हैं वहाँ पे रुक जाएं। ये मसला पाकिस्तान का जो है ये कश्मीर का जो मसला है ये प्लेबिसाइड के थ्रू हल होगा, जिसका इलाका होगा जिधर आवाम कहेगी उधर जाया जाएगा। इस तरह से ये मसला जो है वो सॉल्व कर दिया जाता है। देन मतलब ये क्या है कि जंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जंग बहुत बड़ी जंग होती है और इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, पाकिस्तान का भी इंडिया का भी। नई नई दोनों स्टेट्स होती हैं, लेकिन दोनों को मतलब कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और पूरी दुनिया मतलब इस जंग को देख रही होती है कि यार ये क्या हो गया। कश्मीर की हवाले से पहली जंग 1948 में होती है। जो दूसरी जंग 1965 की जंग हम पढ़ रहे हैं, जो दूसरी जंग होती है वो भी कश्मीर की वजह से ही होती है, पाकिस्तान और इंडिया की, क्योंकि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जी, इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मेरे भाई क्यों आवाज़ अटक रही है सईद अनवर? अभी ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लें। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में? नो सर। चले, अल्लाह खैर करे। इस स्लाइड की इंग्लिश में पढ़ दूं कि मतलब आगे जाएं? आंसर आप माइक मतलब इंग्लिश पढ़ दूं कि ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, रहने में आगे चलें। चले, आगे जा रहे हैं हम। आगे यहाँ से जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ना हम, इंशाल्लाह। देखें जी, सर थोड़ा आगे जाना ज़्यादा। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा से जाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। अल्लाह के मतलब आसिफ खान पहले ही मतलब पठान है एक, क्या होता है। चले जी, फिर इसके बाद है हॉस्टैलिटी बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदू। मुस्लिम और हिंदूज़ में हॉस्टैलिटी कौन कौन सी थी? हॉस्टैलिटी कहते हैं इन दोनों की दुश्मनी थी। दुश्मनी कौन सी थी जी? आप लोगों को बेहतर पता है कि हिंदू जो थे वो कभी भी नहीं थे चाहते कि पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बने। वो चाहते थे अखंड भारत हो, अखंड भारत, ये पॉइंट लिखा हुआ है, अखंड भारत। हिंदू चाहते थे अखंड भारत हो, कोई कभी भी नहीं थे चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया एक अलहदा अलहदा मुल्क बने। वो कहते थे कि इंडिया एक ही मुल्क रहे। और हिंदू मुसलमानों से नफ़रत भी बड़ी करते थे, यहाँ तक नफ़रत करते थे कि इनके मतलब जो है ना कई इलाकों में तो मतलब इतनी नफ़रत थी कि वो हिंदू जो थे ना वो कहते थे जी कि मतलब अगर कोई उनके खाने में से मतलब कोई वो बर्तन में से कोई कुत्ता खाना खा लेता था ना तो वो वाश करके इस्तेमाल कर लेते थे, और अगर कोई मुस्लिम खाना खा लेता था तो वो वाश करना गवारा नहीं थे करते, कहते थे फेंक दो अभी ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो ये मेन वजह थी कि हिंदुओं और पाकिस्तान मुसलमानों में, जिसकी वजह से कश्मीर की जंग हुई, कश्मीर दोनों अलहदा मुल्क बने। फिर उसके बाद दोनों आज भी मतलब वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, आप लोगों को पता है। वो कहते हैं मतलब कई उनकी मूवीज़ हैं, मूवीज़ में पाकिस्तान को ही हिट करते हैं। जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं वो भी खुश नहीं हैं। कई बार मतलब जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो कुर्बानी नहीं कर सकते अपनी, ठीक है, कुर्बानी नहीं करते। फिर उनके अलावा कई और इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो मतलब वो इजीली वो परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर इसके बाद है जी कि रिसेंट डिफीट ऑफ इंडिया फ्रॉम चाइना। 1962 में इंडिया और चाइना की जंग हुई थी, तो जंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। और इस जंग में क्या हुआ जी कि इंडिया जो था ये चाइना से जंग हार चुका था। तो इंडिया जब 1962 में चाइना से जंग हार जाता है, दैन इंडिया क्या करता है कि इंडिया कह रहा होता है जी कि अभी मैंने अपनी आवाम का रुख बदलना है, जैसे कि आजकल हो रहा है कि इंडिया में मतलब जो लद्दाख पे कल भी इंडिया जो है ना चाइना ने
इंडिया के पास जो लद्दाख था इसका 3 चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया चाइना ने। अभी इंडिया चाइना को तो जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन इंडिया क्या करता है कि अपनी आवाम का ध्यान ज़रा दूसरी तरफ करने के लिए पाकिस्तान के साथ वो पंगा ले लेता है कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की आर्मी भी कम है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल भी नहीं है। वो चाइना को जवाब देने से ज़रा डरता होता है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ पंगा ले लेता है। यही वजह थी कि जब चाइना से उसको डिफ़ीट हुई तो उसकी आवाम मतलब इंडिया से मतलब इंडियन जो आवाम थी ना वो बड़ी नाराज़ थी अपनी आर्मी से। तो आर्मी ने इंडियन आर्मी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ ली कि अभी चले आवाम का ध्यान पड़ जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे जाके क्या हो जाना है। ओके हो गया जी? यस सर, ओके है, ठीक है सर। चलो फिर है जी, इसके बाद 1965 की जो जंग होती है, इस जंग में मतलब मुकम्मल तौर पे लिखा होता है जी कि ये जंग मतलब क्या होती है, जंग कैसे शुरू होती है, जंग में मतलब क्या क्या हमारे पास हमें नुकसान होता है, जंग में क्या क्या उनको नुकसान होता है। ये अभी हम मतलब जो है ना इसको पढ़ेंगे कि इस जंग में बेसिकली पॉइंट कौन कौन से थे। आप लोगों को मैं बताने से पहले कुछ आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग वैसे क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई थी वो क्या थी, किस किस्म की जंग थी 1965 की? चाहे तो कमेंट में बता दें, चाहे तो वैसे ही आप मतलब माइक ऑन करके बता दें। इस जंग में ना क्या होता है जी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अयूब खान के दौर में मतलब ये जंग होती है जी। इस जंग में जो है ना ये 17 दिनों तक ये जंग जारी रहती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये 15 अगस्त से शुरू होती है और 17 दिनों तक 17 दिन ये जंग जारी रहती है। ये जंग में जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो है एक ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था जी? ये कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आप लोगों की जो है ना असाइनमेंट भी होगी कि व्हाट इज़ ऑपरेशन जिब्राल्टर। आप लोगों ने ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है ये अभी मैं पेस्ट कर दूंगा, मतलब क्लास 3:30 तक ख़त्म करके फिर उसमें आप में वो पेस्ट करनी है ऑपरेशन जिब्राल्टर को ना कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, ठीक है। उसको आपने अभी मतलब बता देना उस पर ना मतलब देख के जैसे फिर है जी ऑपरेशन जिब्राल्टर बेसिकली कोड नेम था पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से जो कश्मीर में थी, ठीक है। एक ताशकंद ट्रीटी होता है जी हमारे में जो मतलब 1965 की जंग में मतलब किया जाता है। ताशकंद ट्रीटी क्या था जी इसमें डिस्कस करने वाला नंबर फर्स्ट पे ये 6 सितंबर 1965 की ये जंग मतलब क्या होता है जी कि लाहौर और सियालकोट पे पाकिस्तान जो है इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो लाहौर सियालकोट में दाखिल हो जाते हैं 6 सितंबर 1965 को। और इसी वाले से एक BRB एक नहर होती है, उस नहर पे भी कब्ज़ा कर लिया जाता है, मतलब कि पाकिस्तान का जो इंडिया की तरफ से। हमारे जो फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं जी कि वो फिर जी जान से मेहनत करती हैं, वो लड़ती हैं और एंड दम तक लड़ती हैं कि अभी या जीना है या मरना है। और अयूब खान उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं जी, वो बताते हैं, वो मतलब ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ख़त्म हो जाओ या ज़िंदा रहो, लेकिन पीछे नहीं हटना, लड़ना है चाहे जो मर्जी हो। मुकम्मल तौर पे ना ये अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं अयूब खान कि जो पीछे हट गया वो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसमें मतलब हमने भी हमारा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना वो नुकसान होता है, इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसको हम ना स्लाइड को पढ़ लेते हैं कि स्लाइड में है क्या। देखें, ऑन अगस्त 15, 1965 इंडियन फोर्सेस अक्रॉस द सीज फायर लाइन, कहता है जी कि इंडिया फोर्सेस जो थी ना वो सीज फायर लाइन एंड लॉन्च एन अटैक ऑन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कश्मीर के पास जो पाकिस्तान का जो कश्मीर होता है जी उस पर अटैक करती हैं, मार्किंग एन ऑफिशियल बिगनिंग टू द वार, जो मुकम्मल तौर पे जंग की एक अलामत होती है कि हमने जंग शुरू कर दी, अभी आप भी कर दें। मोस्ट ऑफ द वार वॉज फॉट ऑन लैंड बाई ईच कंट्री इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड यूनिट with substantial backing from their air forces।
और ये मुकम्मल तौर पे जो है ना वो जंग की एक निशानदेही कर देते हैं कि जंग लड़ लिया, अगर आप लोग अपनी बका करना चाहते हैं तो हमारा मुकाबला करें, नहीं तो हम आपके मुल्क में दाखिल हो गए। और ये इस तरह से दाखिल होने की बात कर रहे होते हैं कि अभी हमने लाहौर में जाके क्या करना है जी, नाश्ता करना है, और सियालकोट में जाके हम लोगों ने क्या करना है जी, लंच करना है। ये पूरा प्लान बना के ना उस वक्त की जो अपोजिशन लीडर होती हैं, उनका नाम होता है इंदिरा गांधी। उस वक्त की जो अपोजिशन होती हैं, अपोजिशन लीडर इंदिरा गांधी कहती हैं जी कि हमने नाश्ता उधर करना है, लंच उधर करना है, उसके बाद डिनर उधर करना है, और ऐसे हमने जो है ना वो मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लेना है, पाकिस्तान पे मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कि इनिशियली द इंडियन आर्मी मेड विद कंसिडरेबल सक्सेस इन द नॉर्थन सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कश्मीर के जो नॉर्थन सेक्टर था वहाँ पे इंडियन आर्मी ने कामयाबी हासिल की। After launching a prolonged artillery barrage against Pakistan, India was able to capture 3 important mountain positions. पाकिस्तान पे पहला अटैक किया, पाकिस्तान की 3 जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स थी उस पर कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने। देन क्या हुआ जी, हाउएवर बाय द एंड ऑफ द मंथ के लास्ट पे बोथ साइड वर ऑन इवन फुटिंग as Pakistan has made progress in areas such as थितवाल, यूरी एंड पुंछ। लेकिन मंथ के लास्ट पे पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपने इलाके वापस ले लिया। इस जंग में पहले इंडिया कवर पे था, लेकिन बाद में इंडियन फोर्सेस पीछे हट गई, डर गई, भागने लगी। देन क्या हुआ जी, these territorial gain and rapid Indian advance were met with a counter attack बाय पाकिस्तान इन साउथर्न सेक्टर। ये पाकिस्तान की तरफ से जो साउथर्न सेक्टर था उधर से जो अटैक हुआ, पाकिस्तान की इंडियन की जो फोर्सेस थी वो डर गई। वेयर इंडियन फोर्सेस हैविंग बीन कॉट अनप्रिपेयर्ड बाय पाकिस्तानी टैंक एंड सफरिंग हैवी लॉसेस। इंडिया देन कॉल्ड in its air force to target the Pakistani attack in the southern sector. The next day, Pakistan retained initializing its own air forces to retaliate against Indian forces and air bases in both Kashmir and Punjab. इसमें आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है ना, उसने हिंदुस्तान की एक बंदरगाह थी उस द्वारका, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले मतलब कुछ हम लोग डरे, पहले हमारे इलाके छीने गए, लेकिन बाद में पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की बरी फौज फ़ज़ाइया और जो हमारी बरी फोर्स थी ना, इन दोनों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और हमारी जो फ़ज़ाइया थी, एयरफोर्स पाकिस्तान की जो थी, इसने हिंदुस्तान की बंदरगाह द्वारका थी उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और फिर क्या हुआ जी कि मुकम्मल तौर पे हमने इंडिया को मतलब पीछे हटा दिया था। वो हमारा इतना पीछे हटाने की तरफ हम पहुंच गए थे कि इंडिया के पास जो ना पाकिस्तानी फोर्सेस, अगर हम ना रुकते, जंग ना रुकती, तो पाकिस्तान जो है वो दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेता। हम दिल्ली पे कब्ज़ा करने की सिचुएशन में चले गए थे। हाँ, देन क्या जी, अभी हम मतलब इसको पढ़ लेते हैं जी कि इंडिया क्रॉस यार कौन से बॉयज़ हैं जो मतलब नहीं ज्वाइन हो रहे उनसे। अच्छा, ये मैं नहीं करना लाऊं। मेरे भाई सबसे तो ज्वाइन है। लड़के को कोई इशू है यार, उसको को राजी रहे बस। फिर है जी इसके बाद
The next day, Pakistan retaliated, initializing its own air forces to retaliate against Indian forces and air bases in both Kashmir and Punjab. India crossed the international border (IB) on the Western Front on September 6. Some officially claim this to be the beginning of the war. On September 6, the 5th Infantry Division of the Indian Army under World War II, Lieutenant Major General Press. Battle a massive counter attack by Pakistan near the west bank of the इचोगी कैनल BRB, जो है जिसको कहा जाता था, ये लियाकत अली खान के दौर में बनाई गई थी, ठीक है। इस कैनाल पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। विच पाकिस्तान नियर द वेस्ट बैंक ऑफ द वाज अ डिफेक्टो बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर की अख्तियार कर रही थी। एट द जनरल एंटोरेज itself was ambushed and he was forced to flee his vehicle। और इसकी वजह से क्या हुआ जी कि वो अपनी मतलब वो ना, जब इंडिया की फोर्सेस ने हम पे कब्ज़ा किया ना, तो देन इसका जवाब क्या निकला कि हमारी जो बड़ी और फ़ज़ाइया जब हरकत में आई तो इंडिया के जो जनरल थे वो भागने लगे। उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल के वो उन्होंने भागने की कोशिश की कि अभी निकलें इधर से, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि हमारे जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो अयूब खान थे, और अयूब खान से इंडियन बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा। हमारे लोग एक अयूब खान से इंडिया के लोग डरते हैं, एक ज़ियाउल हक से और एक परवेज़ मुशर्रफ से, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ना ऐसे लोग थे। ज़ियाउल हक तो इंडिया में मतलब ना चले गए थे उस वक्त, तो 1988 में इंडिया में गए तो इंडिया की मीडिया ना बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है ये है, जैसे आजकल मतलब करता है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे ये कर। ज़ियाउल हक ने इंडिया में गए तो मीडिया चैनल पे उन पे जाके कहते हैं कि मैं इधर खड़ा हूँ, पाकिस्तान का आप जो करना चाहते हैं करके दिखाएं, आप कुछ भी नहीं पाकिस्तान का कर सकते हैं, आप कैसे मतलब बड़ी वो ना पावर में थे। इंडिया मीडिया चुप हो गया था उस वक्त, इतनी ज़्यादा ना मतलब वो चीज़ थी कि पावर। The same day, a counter-offensive consisting of an armored division and infantry division supported by Pakistan Air Forces suppressed ran down on the Indian 5th Division, forcing it to withdraw to its starting point। देखिए मैं आप लोगों को ना ज़रा समझा देता हूँ इस चीज़ को ना। ये स्टार्टिंग में जंग में हमें नुकसान हुआ, लेकिन लास्ट पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हम ये जंग जीत रहे थे, हम इंडिया पे कब्ज़ा कर रहे थे। लेकिन 1966 में ताशकंद ट्रीटी हुआ। 1966 में ताशकंद ट्रीटी हुआ। 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद ट्रीटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान हुआ कि जंग रोक दी जाए, जहाँ जहाँ पे फोर्सेस हैं वहाँ वहाँ पे पीछे चले जाएं अपने इलाकों में और जंग ख़त्म कर दी जाए। इस जंग को रोकने का बात की गई और ये जंग उस वक़्त रोकी गई जिस वक़्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कश्मीर पे कब्ज़ा कर चुका था, ठीक है। हम इंडिया का जो दिल्ली था ना वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो इस जंग में ना जो ओवरऑल मतलब लोगों का रिएक्शन था दुनिया का, बरतानिया का हाई कमिश्नर जो था सर मोरिस जेम्स, उन्होंने हमारा साथ दिया। बरतानिया का हाई कमिश्नर का नाम था सर मोरिस जेम्स, उन्होंने हमारा साथ दिया जी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान राइट पे था, इंडिया ने ज़्यादती की है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे डैन रस्क, उसने भी हमारा साथ दिया, उसने कहा जी वाकई पाकिस्तान का जो है ना वो राइट पे है। रशिया ने हमारा साथ नहीं था इतना दिया, लेकिन रशिया भी हमारा साथ दे चुका था। ये जो ताशकंद ट्रीटी है ये रशिया की वजह से ही हुआ था। रशिया भी कह रहा था कि पाकिस्तान इंडिया ने गलत किया है। हमारा सिर्फ एक मुल्क ने साथ नहीं था दिया, मलेशिया ने। मलेशिया कह रहा था जी कि नहीं नहीं इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा। बाकी सारी दुनिया ने हमारा साथ दिया था उस वक्त। चीन ने हमें फुल सपोर्ट की थी और चीन ने इतनी सपोर्ट की थी कि वो कह रहा था कि जंग लड़ें, पीछे नहीं हटें, क्योंकि 1962 में चीन की फेवर थी ना हमारी। 1962 में चाइना भी इंडिया से बदला लेना चाह रहा था, तो चाइना भी कह रहा था कि पाकिस्तान जंग लड़े, हम आपको माली मतलब असला के लिहाज से मुकम्मल तौर पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप जंग लड़ें। इस जंग में जो ताशकंद ट्रीटी था ना ये गलत हुआ था, हमें ताशकंद ट्रीटी नहीं था करना चाहिए।
ताशकंद ट्रीटी ये था कि जितने इलाका हमने फ़तह कर लिया था ना, उस इलाके को छोड़ के हम फिर वापस आ गए कि आप लोग जितना जितना इलाका आप लोगों ने फ़तह कर लिया उसको छोड़ के आप लोग वापस आ जाए, ये था। और हम मतलब जंग से पहले वाले इलाका की तरफ पहुंच गए और वो पहुंचे जो जीत चुके थे। ये बड़ा मतलब वो सोचने वाली बात थी। फिर क्या जी कि इसके अलावा क्या होता है जी कि रिएक्शन ऑफ पब्लिक, हमारी पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है जी? पब्लिक का रिएक्शन बड़ा ही इसमें उल्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग पे जब जंग होती है ना, तो आपको पता है लाहौर की आवाम जो होती है वो तो मतलब उनके हाथ में जो चीज़ भी होती है वो लेके ना बॉर्डर पे चली जाती है, बड़ा साथ देती है पाकिस्तान अवाम का। लेकिन जब ताशकंद का मुआहदा होता है ना, तो आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाती है, क्योंकि और जो इनके वज़ीर ख़ारजा होते हैं अयूब खान के दौर में, उस वक़्त अयूब खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा कौन थे? जी सईद अनवर। यासिर इकबाल, आप बताएं उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा कौन थे? माइक लगा के साइड पे सोए हुए हैं सारे। सईद अनवर मेरे भाई बताएं, जब ताशकंद ट्रीटी होता है उस वक्त वज़ीर ख़ारजा कौन है पाकिस्तान के? जी जी निश्ता। इतनी देर में तो नेट से सर्च कर लेता बंदा यार। यार वो क्या है, वो एक क्या नाम है इसका, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आप बताएं उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा कौन थे पाकिस्तान के 1966 में? उन्नीस सौ छियासठ में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जब ये अयूब खान मतलब ये मुआहदा करते हैं ना, ताशकंद मुआहदा, तो अयूब खान के मुआहदे के बाद भुट्टो पार्टी छोड़ देते हैं। अयूब खान को छोड़ के 1967 में अपनी अलहदा से पीपल पार्टी की बुनियाद रखते हैं अयूब खान के दौर में। मतलब ये कि ये मुकम्मल तौर पे कहते हैं जी कि ये गलत हुआ है, हमें ये नहीं था ताशकंद मुआहदा करना चाहिए। अयूब खान मुकम्मल इनकार कर देते हैं और लोग हड़तालें करना शुरू कर देते हैं कि हमने कब्ज़ा किया हुआ कश्मीर पे था, लेकिन वो कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ हमसे मतलब वो निकल गया हाथों से ना। जी अली अदर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसी वजह से जो है ना ये मतलब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ प्रॉब्लम्स बनती हैं हमारी, आवाम का रिएक्शन कोई अच्छा नहीं होता इसमें। और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी क्या होती है जी? पॉलिटिकल सिचुएशन ज़ाहिर सी बात है कि 1966 में जब होता है मतलब ये मुआहदा होता है, फिर इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इनके वज़ीर ख़ारजा होते हैं वो अयूब खान को छोड़ के एक अलहदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं 1967 में 1967 में। और अपनी अलहदा पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद एहतजाज शुरू कर देते हैं। और एहतजाज इतना शुरू करते हैं जी, ये कह रहे होते हैं कि अभी आप हुकूमत छोड़ दें, अयूब खान को फोर्स करते हैं और इतनी गालियाँ निकालते हैं, मतलब ये कह रहे होते हैं कि अयूब कुत्ता, अयूब कुत्ता, अयूब कुत्ता। और अयूब खान को जो है ना वो गालियाँ निकाल निकाल के उसको चेयर से नीचे उतारा जाता है। और इस तरह से ये मुकम्मल जो है ना वो दौर जो है ये एक समझ लें कि क्या कहते हैं, ये तरक्की का जो अशरा होता है ना ये बदनाम हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था बदनाम क्यों होता है, क्योंकि अयूब खान का बेटा जो होता है गौहर अयूब, वो करप्शन में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। और अयूब खान का जो बेटा गौहर अयूब होता है ना, वो क्या करता है, गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड करता है
गवर्नमेंट की मीटिंग अटेंड करने के बाद उसके पास कोई फाइनेंशियल कोई पावर्स नहीं होती, मतलब कोई भी वैसे क्या कहते हैं उसको गवर्नमेंट पावर्स नहीं, लेकिन वैसे पावर अटेंड करता है। चीनी की कीमतें अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि अयूब खान के दौर में और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज मतलब बढ़ जाते हैं, और इसी नतीजतन क्या निकलता है कि अयूब खान जो है वो कह देते हैं कि यार अभी जो है ना वो आप मतलब लोग तंग आ जाते हैं और कहते हैं जी आप हुकूमत छोड़ दें। और नेपोटिज्म इसके दौर में बहुत ज़्यादा थी कि सिफारिशों पे भर्तियाँ हो रही होती हैं जी, अकरबा पर भी जिसको कहते हैं, सिफारिशों पे भर्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। लोग तंग आके ना कह देते हैं कि अभी अयूब खान को मतलब रिज़ाइन करना चाहिए, तो अयूब खान मजबूरन रिज़ाइन कर देते हैं। और रिज़ाइन जब करते हैं ना तो ये मतलब लोग गालियाँ निकाल देते हैं लेकिन रिज़ाइन नहीं करते। ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे लीडर होते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इनके दौर को याद किया जाता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की इनके दौर में, लेकिन अयूब रिज़ाइन कर देते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कि हालात ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये रिज़ाइन करने की एक बेसिक वजह इनकी ज़िंदगी में ये होती है कि ये जो है ना अयूब खान घर में ना मतलब बैठे होते हैं कि इनके बेटे की जो बेटी होती है ना वो क्या करती है, इसको क्या कहते हैं मतलब बेटे की जो बेटी होती है समझ लें, वो जो है ना घर में खेल रही होती है, तो खेलने के दौरान ना वो मतलब ये नारा लगा रही होती है अयूब कुत्ता अयूब कुत्ता अयूब कुत्ता। इस नारे को जब अयूब खान सुनते हैं ना देन वो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी बस, वो रिज़ाइन कर देते हैं। जब अयूब खान रिज़ाइन कर देते हैं देन क्या होता है जी कि रेजिग्नेशन के बाद अयूब खान जो है ना चले जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका रहते हैं। लेकिन जब अमेरिका जाते हैं ना तो अयूब खान के पास दोबारा से हमारे पॉलिटिकल लोग जाते हैं कि सॉरी आप बात ज्वाइन कर लें, लेकिन अयूब खान ज्वाइन नहीं करते। 1974 में इनकी ना डेथ हो जाती है। इस तरह से इनका जो ना 1965 की जो जंग है इंडिया आफ्टर वार, आप लोगों को पता है कि आफ्टर वार के बाद जंग के बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान ने कई इलाकों पे इंडिया की कब्ज़ा कर लिया होता है। जब जंग ख़त्म होती है तो इंडिया को वो इलाके वापस मिल जाते हैं और इंडिया की जो आवाम होती है वो राज़ी हो जाती है अपनी फोर्सेस पे भी और अपने प्राइम मिनिस्टर पे भी। लेकिन जब पाकिस्तान अपने इलाके वापस देता है, कब्ज़े किए हुए इलाके जिसकी वजह से आज तक जंग में हैं हम, तो क्या होता है जी कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ हो जाती है। इस तरह से ये ना तरक्की का अशरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी एनी क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के माइंड में? फॉरेन क्या? जो फॉरेन मिनिस्टर होता है हमारा, जी जी वही हमारा खारजा कहलाता है। वही वज़ीर ख़ारजा कहलाता है, बिल्कुल। जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होता है ना वही वज़ीर ख़ारजा होता है, बेफिक्र, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। तो सर नेट पे सर्च करने से तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में थे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन ये 1971 में फॉरेन मिनिस्टर थे बने, फिर उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर ही रहते हैं अयूब खान के दौर में। मैंने आपको ये भी बताया ना कि अयूब खान के दौर में अपने स्लाइड में नहीं देखा, ये यस सर, ये देखें ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, एक मिनट देखिए अयूब खान के दौर को फॉरेन मिनिस्टर मतलब देखें, ये देखें ज़रा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अयूब कैबिनेट। अयूब खान की जो हुकूमत के मशीनरी थे ना उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे ये, ठीक है। नेट पे सर्च नहीं था ना, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है सर ये सर्च आप की है। अच्छा चलें ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जी? सर अटेंडेंस किधर होनी है? थे मेरे कोल मेरे भाई, किधर की मतलब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के माइंड में? मैं आप लोगों की एक अटेंडेंस वाला पोर्टल ओपन करने लगा हूँ और एक आपकी असाइनमेंट देने लगा हूँ।
वो असाइनमेंट आप लोग 4 बजे तक जो है ना वो मुझे पोर्टल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। सर जी, नेट्स सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स आपने दी हैं हमें, और यार 6 थोड़ी असाइनमेंट्स बाकी। सर 4 बजे तक कैसे अपलोड करते हैं? बात सुन लें ना, बात तो सुन लें। आप पता क्या करेंगे,